टू बी फ्रैंक बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली यूँ सोचा जाता है कि क्यों टाइम इन्वेस्ट किया जाए या क्यों पैसे इन्वेस्ट किए जाए, राइट। कई बार ऐसा होता है, बहुत कड़वी सच्चाई है, बट ये होता है। तो वो मैंने श्री नंदन स्कूल से ट्रेनिंग ली और ये म्यूजिक जो है, आप किसी को थेरापी देते हो तो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज टेकिंग थेरापी। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो उसके भी फेस मुझे चैलेंज करने पड़े। Oh my God, अच्छा, मतलब उसी बीच में ओके। कोई 5 सॉन्ग जो बॉलीवुड के हैं, रिदम की वजह से मूवमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे जो नॉन वर्बल है वो स्पेशली सारे ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो उनके लिप मूवमेंट देख के वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना क्या है ऑटिज्म एंड पार्किंसन। संगीत में विशारद करने के बाद जागृति मांडलेवाला ने शंखनाद के जरिए अपने हुनर को एक लक्ष्य दिया और मेंटल चैलेंज को फेस करने वाले सभी लोगों को समर्पित किया। आज वो कई एनजीओज में ये काम कर रही हैं। तो एज अ म्यूज़िक थेरेपिस्ट उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और म्यूज़िक थेरेपी से इन मेंटल चैलेंज फेस करते हुए वॉरियर्स को क्या क्या फ़ायदे हुए, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। नाम क्या है? पाल। ओके। और क्या खेलना अच्छा लगता है? बॉल खेलना अच्छा लगता है। अरे वाह। आपको कौन सा कलर बहुत पसंद है? कलर कौन सा पसंद है सिद्धि? काला। ओह, स्कूल में आना क्यों अच्छा लगता है आपको? पढ़ने के लिए, गेम्स के लिए और डांस भी करते हो, खेलते भी हो क्या आप? कौन सा गेम बहुत अच्छा लगता है? क्रिकेट अच्छा लगता है। अरे, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। और आपका नाम क्या है? करण। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। आपको क्या पसंद है? नाचना पसंद है। अरे वाह। म्यूजिक थेरेपी के बाद से आपको आपके जीवन में क्या बदलाव नजर आया? म्यूजिक थेरेपी के बाद से ट्रेमर्स मेरे कम हो गए। जो पहले पाँव में आते थे फिर पूरी बॉडी में आते थे, वो कम हो गए, अभी ज़्यादा नहीं आते। और फ्रीजिंग जो है वो भी मेरा कम हो गया, एकदम से कम हो गया वो। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मुझे अच्छा होने लगा है धीरे धीरे, और एकदम अच्छा हो जाएगा। बात की बात है कि आज मुझे ये म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला। पार्किंसन, इस पर क्या असर हो सकता है, ये हमने खुद ब खुद अपनी प्रत्यक्ष आंखों से हर इतवार इधर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, सम्मिलित होते हैं और समूह में जो तालीम लेते हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो डिजीज़ है उस पर हम कंट्रोल कर पाए हैं और आगे भी हम ये ठीक तरह से कर पाए तो हमें लगता है कि इससे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। हम पार्किंसन सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं, तो हमारे वहाँ पे शंखनाद म्यूज़िक थेरापी जो जागृति मैडम कंडक्ट करते हैं, उसके म्यूज़िक थेरापी के सेशन, वो करीबन 8 से 9 साल से हमारे ग्रुप में उनकी सेवा देते हैं। तो ये 8 से 9 साल बहुत लंबा पीरियड है, और वो क्यों कंटिन्यू रहा है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को मज़ा भी आता है और उसके साथ उनको फ़ायदा भी हुआ है।
तो हमारे लिए वे विन विन सिचुएशन जैसा है कि हमें भी मज़ा आ रहा है और हमारे पेशेंट्स को भी मज़ा आ रहा है। वो क्लियरली दिखाता है कि उन्होंने कितने एफर्ट्स डाले हैं, सिर्फ वोकल में ही नहीं, फिंगर एक्सरसाइज में भी, और वो अपने तरफ से इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बजाना है या उसको कैसे यूज़ करना है अपने ट्रेमर को कंट्रोल करने के लिए, रिदम सेट करने के लिए, वो भी सिखाते हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर। थैंक यू। सो जीवन के रंग रश्मि के संग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ है जागृति मंडलेवाला, जो कि एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट है। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि म्यूज़िक सीखने के बाद, म्यूज़िक में विशारद के बाद नॉर्मली लोग नॉर्मल लोगों को म्यूज़िक सिखाते हैं, ठीक है, फिर आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे स्पेशल किड्स को सिखाना है या फिर म्यूज़िक से किसी बीमारी को ठीक करना है, मतलब एज अ म्यूज़िक थेरेपिस्ट काम करना है, ये कैसे सोचा आपने? गुड क्वेश्चन रश्मि। हाँ एक्चुअली आपने जैसे बताया कि आई एम इन ट्रेन इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, राइट। तो जब म्यूज़िक सीखना शुरू किया था तब ऐसा नहीं था कि हम इतना लंबा समय तक सीखेंगे, लेकिन लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का साथ मिलता गया और ये कारवां चलता गया। बिल्कुल। और सीखते सीखते लेडीज़ों को भी सिखाने लगे थे और नानीहुड निभाने के लिए यूएस जाना पड़ता था। ट्रैवलिंग की वजह से मेरा प्रैक्टिस छुट्टी जा रही थी। Alright. और मुझे स्टेज फियर बहुत है। अच्छा। मुझे पब्लिक में बात करने से मेरे पसीने छूटते हैं। ओके। तो वो हिसाब से मुझे लगा कि मैं परफॉर्मेंस के लिए नहीं हूँ। तो और ये थॉट एक्चुअली देखा जाए रश्मि तो मुझे यूएस में ही आया था। अच्छा, ठीक है। कि म्यूज़िक के साथ कुछ और किया जाए। हाँ, ठीक है। तो ये सोच के मैंने म्यूज़िक थेरेपी को चुना। और म्यूज़िक थेरेपी जैसे म्यूज़िक मेरी जर्नी है, तो म्यूज़िक से हील करना वो मेरा पर्पस है। वो पर्पस, वो आपको उद्देश्य है। उद्देश्य है मेरा, मुझे लाइफ का एक उद्देश्य मिल गया। वेरी गुड। तो वो शुरू करते करते मुझे लगा कि क्यों ना ये स्पेशल बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, क्योंकि जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, म्यूज़िक की ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो कहीं भी सॉन्ग सुन के या कुछ भी करके मोटिवेट हो जाते हैं, उनको एक मोटिवेशन भी चाहिए, उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, सोशल एक ग्रुप भी चाहिए, उनके जैसा एक ग्रुप चाहिए। तो उसके लिए, और इसमें और एक बात यह है कि म्यूज़िक जैसे मेरी म्यूज़िक सीखने से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मुझे निजानंद मिलने लगा। और लाइफ का जैसे पर्पस मिल गया हो वैसे, और करते करते मुझे ऐसा लगा क्यों ये आनंद मैं किसी और को दे सकूं। राइट, ओके। और ये आनंद से उनका जीवन थोड़ा सा भी मैं आसान बना सकूं। इस हिसाब से मैंने स्पेशल बच्चों यानी कि ऑटिस्टिक स्पेशल बच्चे एंड ADHD पेशेंट्स को एंड पार्किंसन पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी देना शुरू किया। मतलब वो शंखनाद के अंदर ही आपने सारी चीजें शुरू। तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे अब विशारद तो बहुत सारे लोग करते हैं, म्यूजिक बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन स्पेशल किड्स को सिखाना, किसी बीमारी के लिए थेरेपी करना, तो मेरे को लगता है उसके लिए एक अलग से और ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी। तो क्या उसके बाद में फिर आपने वापस पढ़ाई शुरू की, वापस ये ट्रेनिंग ली, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, मतलब क्या किया आपने उसके लिए? गुड क्वेश्चन ये भी, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये टाइम बहुत ही हार्ड टाइम था मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि वो सीखते सीखते मुझे लगा कि मेरा म्यूज़िक के साथ तो कनेक्शन है, लेकिन बच्चों के साथ मैं क्लासिकल म्यूज़िक से कनेक्शन नहीं बना रही थी, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है ये सारी चीज़ों में। तो इनिशियली शुरुआत में मैं उनको हिंदी फिल्म के सॉन्ग जो उनको पसंद है वैसे सॉन्ग मैं सिखाती थी उनको। फिर मुझे लगा कि फिर भी मुझे उनके बारे में, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सपोज़ ऑटिज़म है तो उनको क्या होता है, क्या पसंद है, तो सपोज़ वो जानने के बाद मुझे पता चला कि उनको वॉइस से भी इरिटेशन है। कोई बच्चे बड़ी सी म्यूज़िक में जनरली आवाज़ लाउड होती है तो वो आवाज़ भी नहीं सुन पाते थे, तो वो कनेक्ट ही कैसे होंगे मेरे से ना। तो फिर मैंने सोचा कि अभी उसके लिए मुझे कुछ और संगीत के अलावा और भी कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा। तो दिमाग में नहीं, मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक आर्ट्स बेस्ड थेरेपी करके कोर्स है जो WCCL फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। मतलब WCCL मतलब ये वर्ल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है, जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर है एंड उसके एथिक्स पर है, जिससे थ्रू उसमें आर्ट ऑफ हीलिंग बेस्ड वो थेरेपी है।
तो उसमें बहुत सारी आर्ट्स इंक्लूड करके ये कोर्स डिज़ाइन किया गया होता है, जिसमें मैंने, क्योंकि मेरा म्यूज़िक का है तो मैंने म्यूज़िक का ही ज़्यादा उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। हाँ, उसमें से किया। तो फिर ये करते करते मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे मेंटर बताते थे उसमें कि म्यूज़िक जो है, आप किसी को थेरापी देते हो तो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज टेकिंग थेरापी। मतलब मैं भी हील हो रही थी, पहले खुद हील हो रहे हो, फिर या दूसरे को हील करना। क्या बात है। तो ये मेरी लाइफ का एक यू टर्न हो गया, जिसमें मुझसे मेरी पहचान हो गई। आई नो माई सेल्फ। तो मतलब इसमें स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा होगा ना, बहुत क्योंकि सारी ऐसी challenges। स्टडी, ये तो बिल्कुल साइकोलॉजी आप बता रहे हो, तो मतलब इसमें साइंस आ गया एक तरह से, और आर्ट एक आपका सब्जेक्ट रहा है। तो आपने दोनों को कैसे कंबाइन किया और क्या स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो बाप रे, यू वोंट बिलीव। पहले तो है लैंग्वेज, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे इंग्लिश में, पूरा कोर्स इंग्लिश में था। अच्छा। तो वहाँ ही मेरा तो डिफ़िकल्टी शुरू हो गई, हो गया। फिर जैसे जैसे कुछ वर्ड मिलता गया, सिखाते हैं तो वर्ड नोट करती गई, डिक्शनरी में से फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस करके सॉल्व करते गए। फिर दूसरा था, एक था कि फैमिली मेम्बर की, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो उसके भी फेस मुझे चैलेंज करने पड़े। अच्छा, मतलब उसी बीच में जो 1 ईयर का कोर्स था, 6 मंथ के बाद वापस हमको जाना था ऑफलाइन कोर्स करने के लिए। यहाँ आके हमको यही बच्चों के ऊपर काम करके उनका प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग देनी थी एक जगह पर। जी। तो वो मैंने श्री नंदन स्कूल से ट्रेनिंग ली, और वहाँ जो सिखाया है वो बच्चे को नोट डाउन और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके उनको प्रोजेक्ट के रूप में हमको देना होता है। यस। फिर 6 मंथ के बाद वापस आपको जाना है, और आपको और कुछ आपको मिलेंगे, फंक्शन करने को मिलेंगे, तो वो आपको आके यहाँ वापस वो करना है। तो उस दौरान मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो मैं तो रोने लगी कि अभी मैं कैसे जाऊंगी, दूसरे दिन ही जाना है मुझे। तो वहाँ आया मेरा फैमिली का सपोर्ट। मेरी मदर इन लॉ ने बोला, नहीं, आपकी वजह से आप अपना जो भी है वो कंटिन्यू करो। मतलब आपकी मदर इन लॉ ने बोला कि ये सब चीजें होती रहेंगी, रिचुअल्स होते रहेंगे, और आप जाओ। आप 10 दिन के बाद आ जाओगे, बाकी के रिचुअल्स तो हम कर ही लेंगे साथ में, आप तब तो हो ही। क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि शायद हम इंडियन फैमिलीज में ना ये बात होना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फैमिली में इतनी बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, और फिर भी आप अड़े रहो कि नहीं ठीक है, आप गॉड, थैंक गॉड एंड थैंक्स टू योर सासू माँ। यस, एक्चुअली क्या बात है। मतलब सासू माँ बहुत बड़ा सपोर्ट रोल प्ले करती है। बहुत माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थी। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इसके बाद आया कोविड। तो कोविड में भी सारा सब बंद हो गया। हाँ, मतलब आप सीख के आए फिर प्रोजेक्ट जब सबमिट करना था और कोविड आ गया, तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं हुआ। और वहाँ फिर शुरू हुआ टेक्निकल एंड एकेडमिक प्रेशर बढ़ने लगा कि अभी कैसे करेंगे। तो इस वजह से प्रोजेक्ट को रिवाइज बहुत बार रिवाइज करना पड़ा। एंड देन फाइनली, और इस एक बात कि सर्टिफिकेशन भी डिले हो गया, क्योंकि वापस यूएस जाना पड़ा। तो सर्टिफिकेट भी मेरा नहीं हुआ। फिर जाके वो सर्टिफिकेट जो अभी यूनेस्को द्वारा प्रमाणित किया गया है आर्ट्स बेस्ड थेरापी को, तो वो वाला हमको यूनेस्को द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट हम आर्ट्स बेस्ड थेरापी को, और मुझे मतलब जो भी हुआ वो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ एक्चुअली। तो जैसे जागृति दी, आपने पूरी अपनी जर्नी बताई, तो ऑफकोर्स इस जर्नी ने आपको बहुत सिखाया और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अब बात आती है जब आप इन बच्चों से, इन स्पेशल लोगों से जब आप कनेक्ट होते हो, ठीक है, ये तो थ्योरिकल पार्ट था जो आपने ट्रेनिंग ली। अब जब आप कनेक्ट होते हो तो मतलब मैं एक सवाल ये आता है कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनसे मिलकर आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या फील हुआ कि मुझे इनसे मिलने के बाद मेरी लाइफ इस तरीके से चेंजेस हुई, वो क्या था? वो तो एकदम जैसे मैंने बताया कि यू टर्न ही जैसे हो गया कि उनको करवाने से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा म्यूज़िक किसी और को काम आ रहा है। जो मेरा पर्पस वही है कि वो म्यूज़िक सीख के डेली लाइफ में उनको उतार के वो बिना सपोर्ट के भी जी सके। वो एक शंखनाद म्यूजिक थेरापी का एक मेन पर्पस है। और इसीलिए मैंने बच्चों के साथ पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है। कभी बच्चे को मूड नहीं है तो वो नहीं करेगा, तो वो टाइम पे उसको क्या पसंद है वो करवाना।
Okay. फिर मुझे जो पसंद है वो करवाना, तो वो करेंगे ना, अदरवाइज वो नहीं ठीक करेंगे। बात तो वो सारी चीज़ें, पेशेंस बढ़ी और एकाग्रता रखनी ही पड़ती है उनको भी और मुझे भी। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा, ये लोग के साथ काम करके, और हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जब भी जाते हैं, आए दीदी, हाय दीदी, हाय दीदी, और जब जाते हैं तो हाई फाई दीदी करके ही भेजते हैं। क्या बात है। तो वो इनसे बहुत अच्छा सीखने को मिला मुझे, पॉजिटिविटी हर आता वक्त वो देते है। हैं। और वही है, चैन की नींद, रात को नींद आती है। क्या बात है, वो पॉजिटिविटी आपको चैन से सुनाती है। बहुत ही बढ़िया बात है ये कि चलिए ठीक है, आपने अपना परिवर्तन बताया, मतलब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल गया, पैशंस आपने बहुत अच्छे से सीखा उनसे, एकाग्रता आपने उनसे बहुत अच्छे से सीखी, और कनेक्टिविटी और सामंजस्य बिठाना, ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने सिखाई। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जागृति जी ने उनको क्या सिखाया, उनके जीवन में आपने क्या क्या बदलाव देखे? जी, अभी उनको क्या है कि ये बच्चे एक्चुअली, पहले तो वो होता है कि इंटरेस्ट ही नहीं होता है म्यूज़िक में, तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, बैठेंगे नहीं तो सो जाएंगे। ओके। तो फिर उसके लिए वही काम आता है कि जो उनको पसंद है वैसे सॉन्ग सिखाया जाए, ऐसी कुछ म्यूजिकल गेम सिखाया जाए कि जिससे उनका सिटिंग स्पान बढ़े। अगर सिटिंग स्पान बढ़ेगा तो ही वो सीख पाएंगे। वो करते हैं। फिर उनको एकेडमिक सॉन्ग सिखाया जाते हैं। जैसे कोई नॉन वर्बल बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो तो गा ही नहीं पाएगा, तो उसको कुछ एक्शन सिखाते हैं। अच्छा। या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं जिनसे वो भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो एक्शन से उनको पता चलता है कि ये सॉन्ग आ रहा है। तो उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो रिदम में बजाना, रिदम बेस्ड थेरापी है ये। तो उसमें रिदम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे सबके शरीर में एक रिदम है ही, नेचुरली रिदम है। तो लेकिन उनको बाहर की रिदम भी सेट करना ज़रूरी होता है। वो सॉन्ग के माध्यम से और बाहरी रिदम से उनको सेट करते हैं। तो उसके लिए हम एकेडमिक सॉन्ग, मतलब कि फ्रूट सैलड सॉन्ग, जैसे फ्रूट के नाम, तो वो सॉन्ग में आ गए। ABCD वाला सॉन्ग कुछ सिखाया, वो पहचानना शुरू कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्ले कर रहे हैं वो साउंड से भी उनको पता चलता है कि ये टेम्पोरिन है, ये कीबोर्ड प्ले किया, ये पियानो प्ले किया है, ये जेम्बे प्ले किया है, ये ड्रम बजाया है, वो भी उनको पता चल जाता है। क्या बात है। ओके। एकेडमिक सॉन्ग में फिर उनको ABCD वाला सॉन्ग करवाते हैं। सपोज हमारा वॉवेल साउंड, सारे सॉन्ग हमारे मूवी में है। हमारे फिल्मी सॉन्ग में सारे सॉन्ग हैं, हमको खाली मतलब ध्यान दे के सुनना है और उसको कहाँ अप्लाई करना है वो हमको आना चाहिए। सपोज नीरजा का सॉन्ग है, आई उरी ए, तो उसमें सारे वॉवेल है, इसमें सारे क ख ग भी है। तो उससे उनका जो ओरल मोटर है वो भी डेवलप होता जाएगा। ABCD सॉन्ग है, वो तो हालांकि आता है बच्चे को, लेकिन जो नॉन वर्बल बच्चा है उनको क्या, तो वो एक रिदम पकड़ लेते हैं और या वो सॉन्ग का कुछ कैची पार्ट पकड़ लेते हैं, हे ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं। तो वो एकदम रिदम में और टाइमली वो कर लेते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत वाव मोमेंट बन जाता है। राइट। तो बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो उल्टे अब ये चाहूँगी कि आप ऐसे कोई 5 सॉन्ग्स बताइए, क्योंकि ये तो ठीक है आप यहाँ पे करवा रहे हो, लेकिन घर पे लोग इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो वो कैसे करें, तो उनके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा। ऐसे कोई 5 सॉन्ग जो बॉलीवुड के हैं और जो उनके साथ अगर हम एक्सरसाइज प्ले करें तो उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा और घर वालों को भी रिलैक्स होगा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे सॉन्ग मैंने जैसे बताया, फ्रूट सैलड सॉन्ग है, वाटरमेलन वाटरमेलन, पापाया पापाया, चीकू 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 चीकू, फ्रूट सैलड। फिर फ्रूट सैलड में सारे ऐसे एक्शन करेंगे सब साथ में। ठीक है। तो ऐसे ये हुआ। एक नीरजा का सॉन्ग मैंने बताया, जैसे आई उरी। फिर हम साथ साथ है का एक सॉन्ग है, ABCDEFGHI, तो उसमें सारी ABCD आ जाती है। फिर हम करवाते हैं, जैसे रिदम बेस्ड सॉन्ग होता तो हर हर शंभू शंभू, जैसे रिदम कैच कर लेते हैं। फिर वहाँ आया तारा रंपम तारा रंपम तारा रंपम, तो उसमें क्या है ट एंड र। जनरल ये बच्चों का र ल
स्पेसिफिक वो लोग बोलने में Speech डिफिकल्ट सही होती है, नहीं होती, स्पीच नहीं okay. सही होती है। Alright. तो ऐसे ऐसे सॉन्ग कि जहाँ उनको बोलने में दिक्कत होती है, कोई कोई बच्चों को म मतलब होठ ही लिप ही ज्वाइन नहीं कर पाते, तो म प जैसे हमारे साउंड है वो नहीं बोल पाते हैं। Right. तो इसमें गुजराती बारह खड़ी भी एंड इंग्लिश के साउंड भी यूज़ करते हैं। अगर वो सैड है तो हैप्पी सॉन्ग प्ले करते हैं, Alright. तो वो सॉन्ग भी उसको बहुत अच्छे लगते हैं कि इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, तो हैप्पी साउंड ऐसे दिखाना है आपको, एंड माइक में गाना है तो आपको ऐसे दिखाना है। तो वो एक्शन से पूरा सॉन्ग सीख जाते हैं और खुश होके करते खुश हैं। होके करते हैं। सपोज हमारा एक सॉन्ग है जय हो, तो उसमें उनको जय हो शायद नहीं आए, लेकिन उनको पता है जय हो मतलब ये एक्शन ये करना करना है। है। Alright, okay. ऐसी rhythm मतलब based ऐसे song- कैची और रिदम वाले जो सॉन्ग्स हैं जी। वो इन बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। आपने जैसे बताया कि घर पे कैसे, तो हाँ। घर पे अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो हम हमारे होम के इंस्ट्रूमेंट से, हमारे वेसल से भी हम एक रिदम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 स्पून लिया, 2 कटोरी लिया, डिब्बा लिया, जिसको आपने ड्रम बना दिया, डोल बना दिया, ऐसे भी हम घर पे भी रिदम क्रिएट करके ये सारी चीज़ें करवा सकते उनकी हैं, एक्टिविटी करवा सकते Okay, हैं। ये तो अब music मैं आती हूँ activity। इसी बात पर कि जैसे एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, इनका साइंटिफिकली हमारी बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उनकी बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? इस चीज़ से रिदम से उनका एक क्या है, एक मैंने बताया जैसे सिटिंग स्पैन बढ़ता है, हाँ। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। Okay. किसी को बजाने के लिए हमको आई की ज़रूरत पड़ती है, सपोज मुझे क्लैप भी करनी है तो मेरा आई भी यहाँ होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो right. उनका Body बढ़ेगा। coordination और बढ़ता मैं है। हाँ, और मैं अगर करवा रही हूँ तो वो मुझे देख ही नहीं रहे हैं, तो वो अच्छे से करेंगे ही नहीं ना, तो उसके लिए उनको आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट। फिर रिदम की वजह से उनका साउंड क्लियर होगा, सुनने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, बढ़ेगी, रिदम में भी कर सकेंगे, ठीक है। सिटिंग स्पैन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, ओके। मूवमेंट अच्छी से होगी, रिदम की वजह से मूवमेंट अच्छी से कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे जो नॉन वर्बल है वो स्पेशली सारे ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो उनके लिप मूवमेंट देख के वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट। स्पीच क्लियर होगी, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है वो स्पीच क्लियर होगी। ऐसे बहुत सारे उनके बेनिफिट मिलते हैं उनको। राइट, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो, जैसे टू बी फ्रैंक बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली यूँ सोचा जाता है कि क्यों टाइम इन्वेस्ट किया जाए या क्यों पैसे इन्वेस्ट किए जाए, राइट? कई बार ऐसा होता है, बहुत कड़वी सच्चाई है, बट ये होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, तो जैसे बच्चे लोग अगर ग्रुप में रहेंगे तो उनका ये बच्चों का वैसे ही सोशल, क्योंकि वो उनकी एक अलग दुनिया होती है, तो वो अलग दुनिया में घर पे ऐसे ही रह जाएंगे, घर की दुनिया में ही रह जाएंगे। अगर स्कूल में आएंगे तो 2 अच्छी बातें सीखेंगे, ग्रुप के साथ रहेंगे तो उनका एक सोशल कनेक्शन बढ़ेगा, एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद के भाव बोल पाएंगे, अगर नहीं बोलते हैं तो भी वो फील भी कर पाएंगे। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे जो आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे एनजीओज होंगे, स्कूल होंगे जो विदाउट फीस भी करवाते हैं, तो ऐसी जगह में बच्चों को भेजना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं म्यूजिक काम में भी हाँ, ये सारी चीज़ें म्यूजिक की या स्कूल में जो भी सिखाते वो सारी चीज़ें उनको काम आ जाएगी। या आप ऐसा देखा जाए तो आप कुछ अलग सी क्रिएटिविटी उसमें देखोगे। ओके। कि सपोज एक बच्चा ऐसा था कि वो कभी म्यूज़िक नहीं किया था, ऑब्वियसली पेरेंट्स लोग ऐसा ही करवाते हैं, स्पीच थेरेपी करवा ली, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा ली, लेकिन ये बच्चा जब मेरे पास आया तो इतना अच्छा वो कीबोर्ड बजाता था। तो वैसी भी ऐसी कुछ चीज़ उनके सामने आ जाए जिसकी वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रिएटिविटी या एक आर्ट्स इतनी इम्पोर्टेंट है जिसको बच्चा भी खुश रह के करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर है। हाँ, शुरू होगी, वो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आना शुरू होती है। बेसिक बात है, इसीलिए बहुत जरूरी है बहुत कि वो जरूरी ग्रुप ज्वाइन करें और Yes. ग्रुप में जाकर के इन एक्टिविटीज यस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि म्यूजिक के रिलेटेड, ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकती है। सपोज किसी को है कि कुछ पेपर फोल्ड करना या कुछ ऐसे कुछ फाइल बनाना, कुछ आर्ट क्रिएटिव, कुछ पेंटिंग अच्छे से करना, तो जो इसके अंदर है लेकिन हमने बाहर निकाला नहीं है, ठीक बात तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुश होके करेगा। और बाकी की जो उसकी नई पसंद चीज़ है वो भी खुश होके करेगा, क्योंकि उसको एक पसंदगी का करना मिल गया ना। सो थैंक यू वेरी मच जागृति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे लगता है कि शायद व्यूवर्स को ये सारी बातें जानकर
बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ होगा म्यूज़िक थेरेपी के बारे में, और वो घर में भी अपनी हीलिंग के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सबसे स्पेशल बात जो आज के पॉडकास्ट में मुझे लगी कि जीवन को एक पर्पस जरूर देना चाहिए ताकि ज़िंदगी उसी तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़े, और वो मुझे आज आपसे सीखने को मिला। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू सो मच कि मेरा ये मैसेज जो है वो आप यूट्यूब के जरिए दुनिया को और सबको दिखा रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस एपिसोड की पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और हाँ, रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।